13 अप्रैल का वो दिन था। हजारों लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। सब हंस खेल रहे थे, गले मिल रहे थे। कोई गा रहा था तो कोई नाच रहा था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब वहां मौजूद थे। लेकिन एकदम से सैनिकों के मार्च करने की आवाज आने लगती है और वो आवाज पास आती रहती है। अब वैसे ही कुछ सैनिक और उनके साथ उनका ब्रिटिश कमांडर कर्नल डायर, और देखते ही देखते सभी सैनिक एक कतार में खड़े हुए और बिना वार्निंग उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी और सामने खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन फायरिंग रुकी नहीं और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शायद आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय जिसको कोई चाह कर भी कभी नहीं भुला पाएगा। आज से 104 साल पहले हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत में एक क्रांति ला दी थी। कुछ का तो मानना है कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय नागरिकों में ऐसा आक्रोश जागा था जिसकी वजह से आज अंग्रेज भारत से बाहर हैं। आज हम इसी हत्याकांड के बारे में बात करने जा रहे हैं। किस वजह से अंग्रेजों ने पंजाब के उन मासूमों पर गोली चलाई थी और कितनी आसानी से ये घटना टल सकती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज की एक और खास रिपोर्ट। इस मामले को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय में जाना होगा। तो ये साल था 1918 का, जब पहला विश्व युद्ध बस खत्म होने वाला था। ब्रिटिश ने इस युद्ध में जर्मनी को हरा दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उनका जीवन सामान्य से भी बदतर गुजर रहा था, क्योंकि युद्ध की वजह से ब्रिटिश कॉलोनीज को ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत काम करने पड़ रहे थे। फिर चाहे वो सैनिक देना हो या युद्ध के लिए सामान। उनके ऊपर से इन 4 सालों में भारत को काफी स्ट्रिक्ट रूल में रखा गया था। न पूरा खाना दिया जाता था और साथ साथ इस बीच पुलिस और लोकल प्रशासन की भी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। ब्रिटिश सरकार किसी को भी अपनी मर्जी से पकड़कर जेल में डाल देती थी, वो भी बिना किसी ट्रायल के। और ऐसा करने का मुख्य कारण ये था कि ब्रिटिश ने सोचा कि वो पहले से ही जर्मनी से विश्व युद्ध लड़ रहे हैं और अगर ऐसे में भारत के लोगों ने भी कोई क्रांति कर दी तो वो दोनों चीजों को एक साथ नहीं संभाल पाएंगे। तो भारत में अगर कोई भी इंसान सरकार के खिलाफ कुछ बोलता या लोगों के बीच आवाज उठाने की कोशिश करता तो ब्रिटिश सरकार उसको उठाकर जेल में पटक देती थी। तो जाहिर सी बात है कि इससे भारत के लोग काफी नाराज थे। अब वो ऑटोनॉमी चाहते थे और जब विश्व युद्ध खत्म होने को आया तो लोगों ने सोचा कि अब हमें थोड़ी फ्रीडम मिलेगी कि कम से कम हम सड़कों में आराम से घूम तो सकेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि 1918 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक रिपोर्ट रखी गई थी जिसका नाम था मोंटागू चेल्मस्फोर्ड रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह सुझाव दिया गया था कि भारत में लोकल गवर्निंग बॉडीज बनाना एक अच्छा विकल्प है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास का कोर्स ही बदल दिया। अब वो कदम था रोलैक्ट एक्ट को पास करना। रोलैक्ट एक्ट एक बेहद कंट्रोवर्शियल और थोपा गया एक्ट था जो विश्व युद्ध के समय में भारतीयों के साथ हुआ, जिस कठोरता से ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर राज किया। उस एक्ट ने उस कठोरता को कानून बना दिया। तो मतलब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि पिछले 4 साल से ये भारत के लोग काफी शांत हैं, तो क्यों ना इनको ऐसा ही रखा जाए और इनकी आवाज को और दबा दिया जाए। और यही वजह थी रोलैक्ट एक्ट की। इसमें एक और संशोधन था कि अब पुलिस या ब्रिटिश अधिकारी किसी भी इंसान को 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकते हैं। और इस एक्ट के पास होने का जैसे ही देश भर में लोगों को पता चला तो लोग आक्रोशित हो गए। हर जगह आंदोलन होने लगे। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसकी खबर मिलने के बाद महात्मा गांधी ने भी एक दिन स्ट्राइक आयोजित किया अपना विरोध जताने के लिए। लेकिन पंजाब में इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था। जब पंजाब के लोगों ने ये देखा कि उनके कुछ लीडर्स को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है तो उनका आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच गया। जिसके बाद 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर के कुछ लोगों ने अपना आंदोलन किया
जिसमें कई फॉरेन नेशनल्स के जान भी गई थी और कई ब्रिटिश लोगों को पीटा गया था, जिसको देखकर ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चलानी शुरू कर दी और लोग भाग गए। ऐसे आंदोलन की उम्मीद ब्रिटिश सरकार ने नहीं की थी और इससे ब्रिटिश सरकार की दुनिया भर में बेइज्जती हुई थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे पंजाब में हर जगह किसी भी तरीके की सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही पूरे पंजाब में मार्शल लॉ भी लगा दिया गया था। मार्शल लॉ लागू होने के बाद पंजाब में शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी एक ब्रिगेडियर जनरल डायर को। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि कर्नल डायर कौन था, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि डायर ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक कर्नल रैंक का ऑफिसर था जो जलियांवाला बाग के लिए जिम्मेदार था। तो शांति व्यवस्था बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए डायर ने कई बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद आई बैसाखी और इस दिन अमृतसर के आसपास के कई इलाकों से लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे अपने त्योहार को मनाने के लिए। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वक्त पंजाब में सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं थी, इसी के चलते डायर को पता चल जाता है कि हजारों लोग बाग में मौजूद हैं, जबकि डायर को पता था कि ये सभी लोग अपना त्योहार की वजह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन डायर के अंदर इतनी नफरत भरी हुई थी कि वो अपनी पूरी पलटन लेकर जलियांवाला बाग पहुंच गया। लेकिन जलियांवाला बाग के जितने भी दरवाजे थे वो बंद थे, सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ था जिसमें लोगों की भीड़ थी। तो डायर ने अपनी पलटन के साथ बाग के पीछे वाले भाग में घुसने का सोचा, लेकिन उस भाग में सिर्फ इतनी जगह थी कि सैनिक पैदल जा सकते हैं, उनकी गाड़ियां नहीं। तो डायर ने अपनी माउंटेड गन्स वाली गाड़ियों को सड़क पर छोड़कर पैदल अपने सैनिकों के साथ बाग में घुस गया और जैसे ही वो घुसा उसने सीधे अपनी पलटन को फायरिंग पोजीशन में आने के ऑर्डर्स दे दिए। ऑर्डर सुनने के बाद जैसे ही लोग डायर की तरफ मुड़े, उन्होंने देखा कि कई सैनिक उनके ऊपर बंदूकें तान के खड़े हैं और ऐसा देखने के बाद भी लोग शांत रहे और उन्होंने कहा कि हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, ना ही हम विरोध जताने आए हैं, हम सिर्फ अपना त्योहार मनाने के लिए आए हैं। लेकिन इन बातों का डायर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसने तो बहुत पहले से ही ऐसा करने की ठान रखी थी। जिसके बाद डायर ने फायर करने के ऑर्डर दिए, जिसके ऊपर डायर के डेप्यूटी ने यह सवाल किया कि क्या हमें इनको वार्निंग नहीं देनी चाहिए थी, जिसका जवाब देते हुए डायर ने कहा कि उनके सिरों पर बंदूकें टंगी हैं, यह अपने आप में ही एक वार्निंग है। ये बोलने के बाद डायर ने फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। गोलियां शुरू होने के बाद का दृश्य इतना भयावह था कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर जगह भगदड़ और क्योंकि बाग का सिर्फ एक ही दरवाजा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए कोई दीवार कूद रहा था तो कोई कुएं में कूद रहा था। यहां तक कि जलियांवाला बाग में एक कुआं है जिसको शहीदी कुआं बोला जाता है, क्योंकि न जाने कितने लोग अपनी जान बचाने की वजह से इस कुएं में कूद गए थे। इस भीड़ में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब थे। ये ब्रिटिश राज में होने वाला सबसे बड़ा हत्याकांड था। और जब गोलियां रुकी तो सैनिकों ने और डायर ने देखा कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग घायल हैं। लेकिन उस जगह की अवस्था देखने के बाद भी डायर का कठोर दिल नहीं पिघला और वो वापस चला गया, घायलों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर। और जब धूल के बादल छटे तो वहां की हवा में सिर्फ बारूद और खून की महक थी और इस महक के बीच एक ऐसा बच्चा वहां मौजूद था जो आगे चल के अंग्रेजों के लिए उनका काल बनने वाला था, और वो बच्चा था भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह पर काफी गहरा असर पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने देशवासियों को मरते हुए देखा था और उनके अंदर इतना आक्रोश भर गया था कि भगत सिंह ने जवानी में ही अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था। इस हत्याकांड की पूरी दुनिया में निंदा हुई। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस हत्याकांड में 379 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए थे। और क्या आपको पता है कि आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता था, क्योंकि डायर जिन गाड़ियों को लेकर बाग में पहुंचा था वो गाड़ियां माउंटेड गन से लैस थीं और अगर वो गाड़ियां बाग के अंदर आ जाती तो ना जाने कितने हजारों लोग अपनी जान खो देते। वो तो गनीमत है कि बाग में गाड़ियां लाने की जगह नहीं थी। इस हादसे के बाद डायर की ब्रिटेन में भी काफी निंदा हुई और डायर की कार्रवाई को क्रूर बताते हुए उसके खिलाफ एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। इस कमेटी में लॉर्ड हंटर, जस्टिस जॉर्ज सी रैंकिंग ऑफ कैलकाटा जैसे लोग शामिल थे।
इस कमीशन ने कई गवाहों को बुलाकर पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। सबने अपनी अपनी बातें कमीशन के सामने रखी और फिर बुलाया गया डायर को, और यहां पता चला कि डायर के अंदर भारतीयों को लेकर कितनी नफरत थी। आपको बता दें कि डायर को पहले ही उनके सीनियर्स ने कह दिया था कि अगर डायर चाहे तो अपने लीगल काउंसलर या वकील को साथ में लेकर जा सकता है कमेटी के सामने बयान देने के लिए, लेकिन डायर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और अकेले ही कमेटी के सामने पहुंच गया। फिर जब लॉर्ड हंटर ने डायर से सवाल पूछने शुरू करे तो उसने बताया कि उसको 12:40 पर ही खबर मिल गई थी कि जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए हैं। इसके बावजूद डायर ने ऐसा होने दिया। उसने बताया कि उसने बाग जाने से पहले ही ये ठान लिया था कि अगर बाग में थोड़ी सी भी भीड़ हुई तो वो ओपन फायर कर देगा। इसके बाद जस्टिस रंकी सवाल पूछने आए और उसके बाद डायर ने जो कहा वो बात सुन के कमेटी के सभी लोगों को ये समझ आ गया था कि डायर हिंदुस्तानियों से नफरत करता है, क्योंकि सवालों के जवाब में उसने कहा अगर मैं चाहता तो मैं एक भी गोली चलाए बिना सभी लोगों को वहां से भगा सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो वो लोग कुछ समय बाद फिर से वहां एकत्रित हो जाते और मेरे ऊपर हंसते। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि डायर भारतीयों से कितनी नफरत करता था। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। जस्टिस रैंकिंग के बाद आए सर चिमनलाल शीतलवाड़। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने डायर से क्या सवाल पूछे और उनका डायर ने क्या जवाब दिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जलियांवाला बाग के दरवाजे बंद थे, जिस वजह से आने जाने का रास्ता सिर्फ छोटी से गलियों से होकर गुजरता था, जिस वजह से डायर को पैदल आना पड़ा था और वो अपनी गाड़ियों को वहां तक नहीं ला पाया था। इसको देखते हुए सर चिमनलाल ने पूछा अगर बाग के अंदर जाने का रास्ता इतना बड़ा होता तो बख्तरबंद गाड़ियां जा पाए तो क्या आप गाड़ियों पर लगी मशीन गन से गोलियां चला देते? जिसका जवाब डायर ने दिया, मुझे लगता है शायद हाँ। फिर सर चिमनलाल ने पूछा अगर आप ऐसा करते तो कई हजारों लोग मरते, और इसका जवाब डायर ने दिया, जी हाँ। ये सुनने के बाद कमेटी के सभी लोग हक्के बक्के रह गए और इसके बाद डायर ने बताया कि उसने तब तक गोलियां चलाई थी जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हुई। जब पूछा गया कि कुल कितनी गोलियां थी तो डायर ने जवाब दिया 1650। और जब डायर को पूछा गया कि जब उसने गोलियां चलाना बंद किया तब जो लोग घायल थे उनको डायर ने अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया, जिसका जवाब देते हुए डायर ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, सारे अस्पताल उस दिन खुले थे, वो खुद जाके घायलों का इलाज के लिए ले जा सकते थे। इसके बाद डायर को रिलीज कर दिया गया और कमेटी ने थोड़े समय का टाइम मांग लिया, जिस बीच डायर को वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। लेकिन ब्रिटेन में भी डायर का जीना मुश्किल हो गया था, क्योंकि डायर की करतूत और उसका बयान लोगों तक पहुंचने लगा था और लोग उसको एक शैतान की तरह देखने लगे थे। यहां तक कि लोगों ने उसको एक नाम भी दे दिया था। अब वो नाम था द बुचर ऑफ अमृतसर, मतलब अमृतसर का कसाई। वहीं इसके कुछ वक्त बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर 23 जुलाई 1927 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में एक और नाम है जो लोग भूल जाते हैं और वो नाम है माइकल ओ ड्वायर का। ये इंसान इस हत्याकांड के वक्त पंजाब का गवर्नर था। जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसे खबरें सामने आई कि माइकल ओ ड्वायर ही इस मामले में मास्टरमाइंड था। ऐसा पता चला कि जब कर्नल डायर को पता चला कि लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित होने वाले हैं तो वो सबसे पहले पंजाब के गवर्नर माइकल ओ ड्वायर के पास ही गया था और उन दोनों ने मिलकर ही इस हत्याकांड का प्लान बनाया था। तो माइकल ओ ड्वायर के साथ क्या हुआ? सबूतों की कमी की वजह से वैसे तो ड्वायर को कभी सजा नहीं मिली, लेकिन 13 मार्च 1940 के दिन उसको उसके किए की सजा मिल गई, जब भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में चल रहे एक इवेंट के दौरान ओ ड्वायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद उधम सिंह को एक हीरो के तौर पर देखा जाने लगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में उनके नाम के ऊपर एक जिले का नाम भी है जिसका नाम है उधम सिंह नगर। तो हमने आपको बताया कि क्या थी जलियांवाला बाग की पूरी कहानी। अब शायद आप सोच रहे हैं कि आजादी के बाद इस हत्याकांड के ऊपर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। अब देखिए, इसका जवाब तो ये है कि जितनी बार भी इंग्लैंड से सरकार या रॉयल फैमिली के लोग आते थे तो वो जलियांवाला बाग मेमोरियल में जरूर जाते थे, लेकिन क्या इससे कोई भी फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज तक ब्रिटेन की तरफ से जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कोई आधिकारिक माफी
नहीं मांगी गई है। लेकिन इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने से ही आजादी मिलती है। हम आज ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? इसलिए नहीं कि किसी को इसके बारे में पता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस हत्याकांड को हर एक हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए, ये समझने के लिए कि हमें ये जो आजादी मिली है इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर सामान्य लोगों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, हर किसी ने आजादी की एक ऐसी कीमत चुकाई है जो शायद आज हम और आप भी ना चुका पाए। तो जेजेएन की टीम उन सभी लोगों को अपना भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन लोगों ने अपनी जान इस हत्याकांड में गंवाई थी। तो अभी की हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेजेएन न्यूज। नमस्कार।